स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और उसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक लास्ट में वर्कशीट दी थी कि आप उनको ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करो वेदर दिस ट्रांजैक्शंस बिलोंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो नाउ इट इज़ द सॉल्यूशन। ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट, परचेज ऑफ मशीनरी। सो ऑल ऑफ यू नो परचेज ऑफ मशीनरी फिक्स एसेट्स के परचेज से रिलेटेड है। सो इट विल बी इंक्लूडेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेकेंड इज गिवन प्रोसीड फ्रॉम इंश्योरेंस ऑफ proceed from issuance of equity share capital. इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करते हैं, सो इट विल बी द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देन थर्ड इज कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये तो क्लियर है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो भी आपका ऑपरेशन है, जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो उससे अगर पैसा मिल रहा है, सो इट विल बी इंक्लूडेड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फोर्थ वन इज प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मे बी बैंक लोन हो सकता है, मे बी डिवेंचर हो सकता है। अगर उससे कोई पैसा मिला है, सो इट विल बी द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देन सी द फिफ्थ वन, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। अगर हम कोई पुरानी मशीनरी अब हमारे पास यूजलेस हो गई है, आउट ऑफ फैशन हो गई है या ख़राब हो गई है, तो उसको अगर हम लोग बेच देते हैं, देन इट विल बी इंक्लूडेड इन कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिक्स एसेट से रिलेटेड है, सो इट विल बी इंक्लूडेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देन कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मीन्स डेटार्स या बिल रिसीवेबल से अगर कोई पैसा मिलता है, सो ये आपका जो क्रेडिट पर सेल किया हुआ है उससे मिला हुआ पैसा है, देन इट विल बी इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड। अगर जो हम बिज़नेस करते हैं, अगर उस बिज़नेस का पार्ट है कमीशन लेना या देना, तो ये जो कमीशन होगा, ट्रेडिंग कमीशन है, इट विल बी ट्रीटेड अंडर ऑपरेटिंग इनफ्लो। देन नेक्स्ट है आपका परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आपको पता है, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, दैट विल बी कॉल्ड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। सो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। देन नेक्स्ट है आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन मीन्स पेमेंट। सो कई सारे प्रेफरेंस शेयर्स टाइम बाउंड होते हैं, सो आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड उनकी पेमेंट करनी होती है। अगर वो हम रिडीम कर रहे हैं, देन इट विल बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो होगा। देन कैश परचेज। सो कैश परचेज आपका इट विल बी द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। परचेज सेल्स ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंसर्न है। देन प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। आपके पास जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, आपको उसने बेच दिया है, तो ये आपका इनफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक है। देन परचेज ऑफ गुडविल। गुडविल का परचेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। गुडविल अभी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसको। और गुडविल खरीदना मीन्स इंटेंजिबल एसेट्स खरीदना, सो इट विल बी द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देन कैश पेड टू सप्लायर। अगर आपने किसी सप्लायर को कैश पेमेंट किया है, मीन्स हमने सामान उधारी में खरीदा था, अब हम पेमेंट कर रहे हैं, सो इट विल बी द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन नेक्स्ट है 14th, आप देखिए इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर। इंटरिम डिविडेंड होता है साल के बीच में, कई बार शेयर होल्डर्स की डिमांड पर या कंपनी जब अच्छा प्रॉफिट करती है तो साल के बीच में एक डिविडेंड पे करती है, इसी को हम लोग इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। एंड इंटरिम डिविडेंड विल बी द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आउटफ्लो होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के तौर पर डिबेंचर्स हेल्ड किए थे, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल गया है, सो इट विल बी द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देन इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो आपकी बोरोइंग्स है, डिबेंचर्स या लोन है, उस पर अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, देन इट विल बी द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में आउटफ्लो में कंसिडर होगा।
देन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पेड, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। आपको बिजनेस ऑपरेट करने के लिए ये सारे एक्सपेंस पे करने पड़ते हैं। देन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऑल्सो विल बी द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी है। देन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, आपने अपना इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ये यहाँ पर क्लियर नहीं है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा है, मीन्स नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपने शेयर्स जो खरीदे थे उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, सो इट विल बी द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देन रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, आपको रेंट रिसीव हुआ है, प्रॉपर्टी जो कि आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदी थी उस पर मिला है, अगेन इट विल बी द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, अगेन इट विल बी द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देन इनकम टैक्स पेड, अगर आप कोई इनकम टैक्स पे कर रहे हो, कंपनी की जो इनकम हुई है उस पर, तो इट विल बी द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स आप हमेशा ध्यान रखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। देन डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, आपने अपने प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड पे किया है, सो डिविडेंड पेड विल बी द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देन अंडर राइटर्स कमीशन, ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, अंडर राइटर्स कमीशन, हम लोग शेयर इशू कराने के लिए अंडर राइटर्स अपॉइंट करते हैं, अंडर राइटर्स को अगर कोई कमीशन पे किया गया है, अगेन इट विल बी द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देन रेंट पेड, रेंट जनरली हम ये एज्यूम करते हैं कोई हमने प्रेमाइसेस लिया है बिजनेस के लिए, उसका रेंट पे कर रहे हैं, अनटिल अनलेस कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो रेंट पेमेंट विल बी द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, कोई हम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, इट मे बी एसेट्स, इट मे बी इन्वेस्टमेंट, तो कोई अगर हम इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं उस पर अगर ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, अगेन इट विल बी द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि ये ब्रोकरेज उसी से कंसर्न है। देन आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी ट्रीटेड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज़ है, लेटेस्ट चेंज है इसमें आपका लास्ट ईयर से। बैंक ओवरड्राफ्ट पहले हम करंट लायबिलिटी में गिनते थे, लेकिन लास्ट ईयर के अमेंडमेंट से आपका बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी कंसिडर्ड अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। Then short-term deposit, again short-term deposit will be considered under cash and cash equivalent. Then cash credit again readily available source होता है, बैंक वगैरह से हम लोग शॉर्ट टर्म पे पैसा लेते हैं, अगेन इट विल बी इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, अगेन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आपका पार्ट होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। और लास्ट में आपका दिया हुआ है अगेन एक और चीज़ है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, सो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट अगेन आपका कैश इक्विवेलेंट है। और लास्ट में दिया हुआ आपका रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसीव्ड, अगर आपने इनकम टैक्स पे किया था, अगर सरप्लस हो जाता है कई बार इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स उसे हमें रिफ़ंड करता है, तो ये रिफ़ंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो के रूप में एडजस्ट करेंगे या टैक्स पेड में से माइनस करके नेट टैक्स पेड दिखाएंगे। तो ये आपका लास्ट जो हमारी स्लाइड थी जिसमें हमने सीखा था बेसिक कि कौन सी एक्टिविटी होती है कैश फ्लो में और उन एक्टिविटीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये आपका आइडेंटिफाई करने का तरीका था कि सबसे पहले तो हमें ये आना चाहिए कि कैश फ्लो में कौन सी एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो ये उसी के लिए इम्पॉर्टेंट था। टोटल यहाँ पर 33 ट्रांजेक्शन्स थे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए और यहाँ पर यही पूछा था कि आपका ये कौन सा पर्टिकुलर किस एक्टिविटी। स्टूडेंट्स अब देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। सो हियर वी हैव टू लर्न इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो ये आपका इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड के बारे में बता दें, पहले डिस्कस कर लें। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एसर्टेनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिगिन विथ द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस।
जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें कैश फ्लो कैलकुलेट करने का जो तरीका है, तो स्टार्ट उसकी बिगनिंग होगी प्रॉफिट और लॉस। तो आपको पता है प्रॉफिट अगर है तो हम लोग ऐसे ही दिखाएंगे सिंपल, और अगर निगेटिव लॉस है तो ब्रैकेट में शो करते हैं अकाउंटिंग में, तो प्रॉफिट और लॉस शो करेंगे। देन दिस इज सो बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इनकॉर्पोरेट द इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंटरप्राइज। सो इसलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जितने भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उनको यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। मींस परचेज हो, सेल हो, एक्सपेंस हो, इन सब को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है। हाउएवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस एंड नॉट ऑन कैश बेसिस। अभी आपको याद होगा कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे होते हैं। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है ऑल द एक्सपेंसेस वेदर पेड और नॉट, हम लोगों ने पे किए हों या नहीं किए हों, ठीक है। अगर उस पर्टिकुलर पीरियड को बिलोंग करते हैं तो उन एक्सपेंस को हम चार्ज करते हैं, और कोई भी इनकम उस पर्टिकुलर पीरियड की वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, तो उसको हम लोग उस पीरियड में कंसीडर करते हैं। तो पीरियड बेसिस पे होता है। एक्रूअल बेसिस का मीनिंग यही होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के इनकम और एक्सपेंडिचर वेदर पेड और नॉट पेड और रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड विल बी कंसीडर्ड इन दैट पीरियड। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअल में कोई एक्सपेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसे हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है आपके ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है हम उनको कंसीडर करते हैं, एक्चुअल में पेमेंट नहीं हुई है। वैसे एडवांस इनकम है, हम उसको इस साल कंसीडर नहीं करते हैं लेकिन वो रिसीव हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है वो एक्रूअल बेसिस पे होता है, ठीक है। मोर ओवर इट ऑल्सो इंक्लूड सर्टेन नॉन ऑपरेटिंग आइटम सच एज इंटरेस्ट पेड, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसमें कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या इनकम भी इंक्लूड हो जाती है, जैसे कि आपने डिविडेंड पे किया, इंटरेस्ट पे किया, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट नहीं है, पेमेंट ज़रूर होती है लेकिन ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। वैसे ही आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये एक्चुअल में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं है, ये सिर्फ बुक वैल्यू का डिफरेंस है, और जितना भी पैसा आता है और जाता है उसको हम बुक्स में कंसीडर करते हैं। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस है एक्चुअल में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं है। एंड नॉन कैश आइटम सच एज डेप्रिसिएशन, गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ, तो कुछ नॉन कैश आइटम भी हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं जो एक्चुअल में कैश का आउटफ्लो नहीं है, जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन या गुडविल रिटर्न ऑफ, या कोई इनटेंजिबल एसेट्स को हम लोग राइट ऑफ करते हैं, अमोर्टाइज करना जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसको भी यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में माइनस करते हैं, लेकिन ये कैश का एक्चुअल आउटफ्लो नहीं है। Therefore, it became necessary to adjust the amount of net profit or loss as shown by the statement of profit and loss for arriving at cash flow from operating activities। तो इन सारी चीज़ों को जितने ही मैंने आपको बताया, नॉन कैश एक्सपेंस हो गए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई, उनको हमें यहाँ पर कंसीडर करना पड़ता है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल आपका दिया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर पहले दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है सेल्स। देन अदर इनकम, यहाँ पर उनको अदर इनकम में देखिए, यहाँ पर नोट में नोट 1 दिया हुआ है। जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो नोट को डिटेल नीचे में डिटेलिंग उसकी दी रहती है, ठीक है। ये नोट्स टू अकाउंट है एक्चुअल में। जब हम अकाउंट सबमिट करते हैं, कंपनी कोई भी अकाउंट जब सबमिट करती है तो यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। यहाँ एक फिगर है फिक्स एसेट्स, मान लीजिए फिक्स एसेट्स है 15 करोड़, लेकिन 15 करोड़ के फिक्स एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड है तो उसको नोट्स टू अकाउंट के थ्रू डिटेलिंग की जाती है, ठीक है। देन देखिए ये दोनों मिला के टोटल रेवेन्यू हो गया आपका, टोटल रेवेन्यू हो गया 1,02,000। 1 लाख आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, अदर इनकम थी 2,000, टोटल रेवेन्यू हो गया 1,02,000। उसके बाद आप एक्सपेंस देख लीजिए, एक्सपेंस में है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इट इज़ 30,000। देन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, आपने स्टॉक खरीदा 10,000 का। देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 10,000, आपने सैलरी वेजेस पे किया 10,000। देन
फाइनेंस कॉस्ट है आपकी 5000, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड डिविडेंड और इंटरेस्ट पेमेंट। देन डेप्रिसिएशन दिया हुआ है आपका 5000, अदर एक्सपेंस दिया हुआ है 12000, टोटल एक्सपेंस हो गया आपके 72000। आपका टोटल रेवेन्यू था 1,02,000, टोटल एक्सपेंस आपके हो गए 72,000। आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 30,000। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ठीक है। ये जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हम ध्यान से अब देखेंगे तो देखिए उसकी डिटेलिंग यहाँ पर दी हुई है। जैसे कि आपका दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है, अदर इनकम इंक्लूड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। ये जो 2,000 रुपये अदर इनकम है, इट इज़ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। अब यहाँ पर देखिए कैसे हमको इसको कंसिडर करना है। द अबोव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस shows the amount of net profit of 30,000. These has to be adjusted for arriving cash flow from operating activity. अब ये जो 30,000 हमारे पास फिगर आया है, ये जो फिगर है, इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर पहुंचने के लिए। कैसे एडजस्ट होगा? फर्स्ट देखो, सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश आइटम, हैंस 5,000 चार्जेस of depreciation does not result in any cash flow. Therefore, this amount must be added back to the net profit. अब देखिए 5,000 का जो डेप्रिसिएशन है, एक्चुअल में ये किसी भी प्रकार का कैश आउटफ्लो है ही नहीं, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। देन वैसे ही फाइनेंस कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट 5,000 इज़ अ कैश आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी। Therefore, this amount must also be added back to net profit while calculating the cash flow from operating activities. This amount of finance cost will be shown as an outflow under the head of financing activity. अब यहाँ पर देखिए हमने जो फाइनेंस कॉस्ट पे की हुई है, फाइनेंस कॉस्ट जो 5,000 हमने पे की हुई है, ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इसलिए अभी हम क्या करेंगे, इसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक कर लेंगे। लेकिन जब हम लास्ट में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी काउंट करेंगे तब ये 5,000 उसमें एज आउटफ्लो शो करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, अदर इनकम इंक्लूड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड इट इज़ कैश इनफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है, एक्चुअल में ये इनफ्लो ऑफ कैश है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लैंड खरीदना और बेचना, ये फिक्स एसेट से कंसर्न है। तो यहाँ पर ये जो 2,000 है, और पहले ही मैंने बताया कि ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एक्चुअल में कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं है, इसीलिए इसको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे और 2,000 जो इनकम यहाँ पर शो हुई है ये माइनस हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो एक आपने एग्जांपल देखा कि कैसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जो दिया हुआ है हमारा एज पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे और उसमें जो जो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम है उनको एडजस्ट करते हुए, ठीक है। नॉन कैश आइटम को एडजस्ट करने का पर्पस होता है कि वो एक्चुअल में कैश का आउटफ्लो नहीं है। जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं लेकिन उसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, ये सिर्फ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स है। सो अब आगे डिस्कस करते हैं। द अबोव एग्जाम्पल गिव्स द एन आइडिया एज टू हाउ वेरियस एडजस्टमेंट्स आर मेड इन द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस में कैसे हम एडजस्ट करते हैं ये आपको आइडिया देता है। अदर इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट रिलेट टू चेंज इन वर्किंग कैपिटल विच आर decrease, that is item of current assets and current liability। अब देखिए इसी में नेक्स्ट है इंक्रीज और डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटी। करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटी में इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो ये भी हमारी कैश फ्लो पोजीशन को अफेक्ट करता है। जैसे कि इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, इट इज़ एन आउटफ्लो ऑफ कैश। कैसे? आपने उधारी में सामान बेचा तो एक्चुअल में आपके पास पैसा आया ही नहीं, सेल्स तो हो गई लेकिन आपके पास पैसा नहीं आया, तो ये एक प्रकार से कैश का आउटफ्लो है। वैसे ही डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स, ये आपका कैश का इनफ्लो है। आपका जो करंट एसेट्स है जैसे कि स्टॉक हो गया, डेटास हो गया, ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये डिक्रीज़ हो जाते हैं। वैसे ही आपका करंट लाइबिलिटी है
अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, इट मीन्स आपने उधारी में सामान ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया, ये आपका कैश का इनफ्लो है। वैसे ही आपकी करंट लायबिलिटी कोई भी डिक्रीज़ हो गई, तो करंट लायबिलिटी का डिक्रीज़ होना मतलब कैश का आपका आउटफ्लो है। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जो आपकी है ये कैश को अफेक्ट करती है। तो इस प्रकार से हम लोग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंसीडर करेंगे। इसको यहाँ पर हम लोग जब टॉपिक में देखेंगे तो लिखा रहेगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का जो चेंजेस है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश, डिक्रीज इन करंट एसेट्स मीन्स इनफ्लो ऑफ कैश, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी मीन्स इनफ्लो ऑफ कैश एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश। आगे देखते हैं, एज पर AS3 अंडर द इनडायरेक्ट मेथड द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज टू बी डिटरमाइंड बाय एडजस्टिंग द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द इफेक्ट ऑफ। अब देखो किन किन चीज़ों को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। सबसे फर्स्ट है आपका नॉन कैश आइटम सच एज डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्सेस वाइल आर टू बी एडेड बैक, विच आर टू बी एडेड बैक। तो इन सबको हम ऐड बैक करते हैं क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है। टैक्स भी हम ऐड बैक कर लेते हैं क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। टैक्स पेमेंट ज़रूर हमारे कैश इनफ्लो आउटफ्लो को अफेक्ट करता है। अगर हम टैक्स पेमेंट कर रहे हैं तो कैश का आउटफ्लो है, और अगर टैक्स रिफंड हो रहा है तो कैश का इनफ्लो है। चूँकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है इसलिए हम ऐड बैक कर लेते हैं। देन ऑल अदर आइटम फॉर विच द कैश इफेक्ट आर investing or financial cash flow, the treatment of such item depends upon the nature. All investing and financing activities are to be deducted from the amount of net profit, while all such expense are to be added back. For example, finance cost, which is a financing cash outflow, is to be added back, while other income such as interest received, which is on investing cash inflow, is to be deducted from the amount of net profit. अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का अगर कोई इनफ्लो आउटफ्लो है तो उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे कि डिविडेंड पेमेंट हो गया, फाइनेंसिंग कॉस्ट जिसको बोलते हैं, डिविडेंड पेमेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड हो गया, तो ये हम लोग पेमेंट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये माइनस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे तो इनको ऐड बैक कर लेंगे। वैसे ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से अगर कोई हमें इनकम मिली है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो उस इनकम को हम वहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो और उसको नीचे जब हम लोग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब बनाएंगे तब वहाँ पर कंसीडर करना है, अगर आउटफ्लो है तो माइनस और इनफ्लो है तो प्लस उसको करना है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। और अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंसीडर हो चुका है तो हम उसको वहाँ पर एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए एग्जिबिट 6.4। अब यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड का हमारे पास फॉर्मेट दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट में आप देखिए नेट प्रॉफिट, ठीक है। सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मीन्स आपका जो प्रॉफिट है टैक्स के पहले कितना था, है ना। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब होता है कोई भी बिजनेस के अनयूजुअल लॉसेज या इनकम तो उसमें इंक्लूड नहीं है, उसको भी हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका कोई लॉस हो गया, अनयूजुअल लॉस है, ठीक है, उसको यहाँ पर हम ऐड बैक कर लेंगे। या कोई अनयूजुअल रिसिप्ट है जो कि बिज़नेस के रेगुलर कोर्स से नहीं है तो उसको हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का वैसे 12th लेवल में इसका एडजस्टमेंट नहीं पूछा जाता है, लेकिन वर्ड आया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपके दिमाग में हमेशा घूमता रहेगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो होता है वो बिज़नेस के रेगुलर कोर्स में नहीं होता, उसको हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोलते हैं। तो अगर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी रिलेटेड हो सकता है, इन्वेस्टिंग से भी हो सकता है और फाइनेंसिंग से भी हो सकता है, तीनों जगह ये यहाँ पर यूज़ होता है, डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम।
अब उसमें देखिए डिडक्शन ऐड क्या क्या करेंगे, डिडक्शन ऑलरेडी मेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में जो जो डिडक्शन हम कर चुके हैं उनको हम ऐड बैक कर लेंगे, और जितने भी नॉन कैश आइटम हैं जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ जिसको हम एमोर्टाइजेशन बोलते हैं, देन डिडक्शंस ऑलरेडी मेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग आइटम सच एज additions income made in statement of profit and loss on account of non-operating item such as dividend received, profit on sale of fixed assets. So प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एक्चुअल में कैश का इन्फ्लो नहीं है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी पार्ट नहीं है, इससे उसको माइनस कर देंगे। वैसे ही डिविडेंड रिसीव्ड ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको यहाँ से हम माइनस कर देंगे। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग जो एक्सपेंस है वो ऐड बैक कर लेंगे। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है उसे हम यहाँ पर डिडक्ट कर लेंगे। ये आपको दो लाइन याद रखना है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर टू बी एडेड बैक एंड expense and non-cash income and non-operating income are to be deducted। ये यहाँ पर एडजस्ट होगा। ये जब एडजस्ट करते हैं तो ये यहाँ पर हमारा पर रिजल्ट आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इन स्टेप्स को हमें याद रखना है क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये एज़ पर AS3 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट को हमें ध्यान रखना है और इसी फॉर्मेट के हिसाब से हमें क्वेश्चन बनाना है। तो जब हम शुरू की ये चीज़ें एडजस्ट करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट आया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में हम इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल को प्लस माइनस करेंगे। इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज में क्या क्या आएगा आपका, जैसे कि अभी मैंने बताया था इंक्रीज़ इन करेंट लायबिलिटी, ये ऐड बैक हो जाएगा। अगर कोई भी करेंट लायबिलिटी बढ़ रही है इट मीन्स इनफ्लो ऑफ कैश, ऐड बैक कर लेंगे। अगर डिक्रीज़ इन करेंट लायबिलिटी है तो वो माइनस हो जाएगा क्योंकि आपकी करेंट लायबिलिटी कम हो गई, आपने पे ऑफ कर दिया, आउटफ्लो है। वैसे ही सेम इंक्रीज़ इन करेंट एसेट्स, ये आपका कैश का आउटफ्लो है। जितना आपका करेंट एसेट्स था, स्टॉक हो गया, डेटास हो गया, ये इंक्रीज़ हो गया तो यहाँ पर आपका पैसा जमा हो गया है ना, तो ये आउटफ्लो हो गया। वैसे ही डिक्रीज़ इन करेंट एसेट्स है वो आपका कैश का इनफ्लो है क्योंकि वहाँ से आपको कैश मिल रहा है। करेंट एसेट डिक्रीज़ होता है, स्टॉक डिक्रीज़ हुआ मीन्स इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कैश, बिक गया। अगर आपका डेटास रिड्यूस हुआ मीन्स आपको पैसा मिल गया। बिल रिसीवेबल अगर आपका रिड्यूस हो गया इट मीन्स आपको पैसा मिल गया। तो यहाँ पर ये हम कंसीडर करेंगे। सो जब हम करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी के चेंजेस को कंसीडर कर लेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आया नेट प्रॉफिट बिफोर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसमें से हम इनकम टैक्स पेड जो है उसको माइनस कर देंगे। इनकम टैक्स पेड माइनस होगा तो हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक और दिया हुआ है प्लस और माइनस इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो अगर कोई आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस हो गया है तो ऐड बैक हो जाएगा, और अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई रिसिप्ट है तो वो यहाँ से आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो एक हमने इलस्ट्रेशन भी देखा और ये फॉर्मेट देखा। फॉर्मेट आपको याद रखना है। जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो यहाँ पर 3 स्टेप आएगी। शुरुआत होगी आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जिसमें हम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम ऐड बैक कर लेंगे एंड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देंगे। वो हमारा रिज़ल्ट आएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर वर्किंग कैपिटल चेंज में हम वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करके
वर्किंग कैपिटल आपको पता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल होती है। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के चेंजेस को यहाँ पर शो करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में हम टैक्स पेड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का एडजस्टमेंट कर देंगे प्लस और माइनस, तो ये हमारा आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।